सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज एक बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, और वो बड़ी चर्चा क्या है कि वक्फ बिल, जैसा हम जानते हैं कि संशोधन कानून जो है उसका बिल अभी JPC के पास है, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे सुझाव आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है क्या, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मचे घमासान के बीच इन दिनों कई हैरान करने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी में से एक मामला है कि बिहार में हिंदुओं की बस्ती को वक्फ की संपत्ति बताई गई, और इधर दिल्ली के कई प्राचीन मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। और वो वाला मामला तो आपको याद होगा ही, तमिलनाडु के गांव वाला, जहां के प्राचीन मंदिर सहित पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोंककर सबको चौंका दिया था। तो उस गांव में ना तो कोई मस्जिद है, तमिलनाडु के गांव की बात कर रहे हैं, ना तो कोई मुस्लिम है फिलहाल, लेकिन वक्फ बोर्ड के दावे ने वहां पर रजिस्ट्री रोक दी। कोई अपना जमीन ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। 2006 में वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख एकड़ जमीन थी। ये बात 2006 की है। 2009 में ये 4 लाख एकड़ हो गई, लेकिन 2013 में जब मनमोहन सरकार के दौरान संशोधन हुआ, उसके बाद तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति 9.4 लाख एकड़ हो गई। पाकिस्तान की जमीन से ज्यादा है। तो वक्फ बोर्ड जो है एकमात्र रियल एस्टेट बन गया है जिस पर कुछ मुट्ठी भर लोग वर्षों से अपना कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन नाम मजहब का लिया जा रहा है। तो मोदी सरकार ने हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश किया। लोकसभा में चर्चा के बाद उसको संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC में और अधिक चर्चा के लिए भेज दिया गया है, जिसकी कई बैठकें भी हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आम लोगों से सुझाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। मीडिया की खबरों को माना जाए तो निशिकांत दुबे ने इस सिलसिले में JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को चिट्ठी भी लिखी है। दरअसल निशिकांत दुबे का दावा है कि JPC को मिले लाखों पत्रों में से एक ही भाषा, एक ही तथ्य, एक ही तरीके से उठाए गए हैं, जिसमें तत्काल प्रभाव से वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही निशिकांत दुबे का दावा है कि इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आती है और देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। कट्टरवादी इस्लामिक स्कॉलर और प्रचारक जाकिर नायक अपने संदेशों में लोगों को भड़काने और सुझाव के लिए लगातार पहल करते देखे गए हैं। देश में मुस्लिम तबके में भी वक्फ बोर्ड को लेकर अलग राय के बावजूद जाकिर नायक इसे 20 करोड़ मुसलमानों के अस्तित्व को लेकर जोड़कर दुष्प्रचार कर रहा है। जाकिर नायक की तरह असदुद्दीन ओवैसी और इंडी गठबंधन के नेता भी इस मामले पर दुष्प्रचार कर रहे हैं कि विपक्ष अभी मजबूत स्थिति में है, फिर भी ये बिल पास हो गया तो मस्जिद टूट जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे। भ्रम की ऐसी स्थिति से मोदी सरकार को ट्रिपल तलाक के बिल पर भी सामना करना पड़ा था, लेकिन आज करोड़ों बेटियों के जीवन में इस कानून ने क्रांति ला दी है। मुस्लिम बेटियों के जीवन में सपा, कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दलों ने लोकसभा में बिल का जमकर विरोध किया था। उस समय भी उनका डर मुस्लिम वोट बैंक खोने का है, लेकिन देश एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। अगर कोई बोर्ड संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर हो, अलग हो, और कुछ लोग इसे समांतर सरकार मान रहे हों, तो फिर देश और कानून के लिए यह कतई मुनासिब नहीं कहा जा सकता। यह बात बिल्कुल साफ है। तो JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि उन्हें अपनी बातें JPC की बैठक में रखनी चाहिए, बाहर में रखने का क्या मतलब है। ओवैसी साहब इस JPC के मेंबर हैं, उन्हें पूरा अवसर है कि हर बात को JPC की कमेटी में कहें। अब वो JPC के बाहर भी कहते हैं कि ये बिल पास हो जाएगा तो हमारी मॉस्क चली जाएगी, हमारी ग्रेवयार्ड। इस कानून में है कि अगर ये पास हो जाएगा तो कहीं मतलब कोई मस्जिद या कोई कब्रिस्तान या कोई खानका या कोई मतलब इदारा सरकार की हो जाएगी, ऐसा कहीं बिल में नहीं है। तो ऐसा
उनको जेपीसी के बाहर कहना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल है कि ओवैसी ने कहा क्या था। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार वक्फ की संपत्ति को कब्जाना चाहती है। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। तो वहीं मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती वजाहत का कहना है कि पिछले 70 सालों में कुछ बाहुबलियों ने भ्रष्टाचार से वक्फ का गलत फायदा उठा लिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन जो है वो इस वक्त की जरूरत है, समय की वो जरूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा मुफ्ती वजाहत ने। इस बार का जो बदलाव है कानून में वो देश हित में, राष्ट्र हित में, कौम हित में और मुसलमान के वो मुसलमान गरीब नादार जिसको उसकी ज़रूरत है उसके लिए अमेंडमेंट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड पिछले 70 सालों में करप्शन का शिकार हुआ है, भू माफियाओं का कब्ज़ा है। वो मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयत उलमा की, समाजवादी की, कांग्रेस की, वो मुस्लिम लीडरशिप जिनका पार्टी में थोड़ा भी अपने संगठनों में दबदबा रहा, उन्होंने अपने सियासी असर और रसूख से वक्फ की अच्छी ज़मीनें हासिल करके भू माफियाओं की शक्ल में वो उन पर जो है अपना बैठ गए हैं। उसमें ओवैसी साहब शामिल हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे है, उसमें जमीयत उलमा का पूरा संगठन आगे है। तो आपने ये पूरी बातें सुनी ना। मुफ्ती वजाहत साहब एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये जो पूरा संशोधन कानून है इसका मकसद क्या है, असली मकसद क्या है। और समझ तो ओवैसी जैसे लोग भी रहे हैं, तभी तो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मुफ्ती वजाहत के शब्दों को अगर गौर किया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही तो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड पर काबिज रहे हैं पिछले कई दशकों से और फायदा उठाते रहे। आम लोगों को इससे फायदा आम मुसलमानों का नहीं है, गरीब मुसलमानों का। और संशोधन के जरिए यही सब करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फैलाया क्या जा रहा है? फैलाया जा रहा है कि मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, कब्रगाह छिन जाएंगे, ऐसी बातें फैला करके मुसलमानों को भड़काया जा रहा है क्या? और इसमें क्या देश के साथ साथ पूरी दुनिया में और पूरा एक इकोसिस्टम इसमें साजिश कर रहा है क्या? इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में फिरोज बख्त अहमद साहब जो फॉर्मर चांसलर है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम सर। हमारे साथ सैयद जवाद साहब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत सैयद जवाद साहब आपका। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, ये जो खबर आ रही है कि निशिकांत दुबे ने बीजेपी के सांसद ने कोई चिट्ठी लिखी है जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल को, इसके बारे में अभी तक का अपडेट क्या है? क्या इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी किसी के जरिए मिल पाई है क्या? देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि जेपीसी के जो चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल, उनको एक पत्र लिखा गया है निशिकांत दुबे की तरफ से, जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, कि जो सुझाव मांगे गए थे। हम जानते हैं कि उसकी समय सीमा 25 तारीख को थी। तो उस सुझाव में बहुत सारे जो सुझाव इस तरह से दिए गए जो वक्फ के संशोधनों के विरोध में है, और इसके पीछे एक पूरी लॉबी ने काम किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, और यहाँ पर देश के अंदर भी जिस तरह से कुछ लोगों ने इन प्रावधानों को पर दुष्प्रचार किया और कहा कि ये जमीन हड़पने का कानून बनने जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि बार बार ये कहा गया कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कुछ ऐसे लोगों की साजिश है जो नहीं चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पारित हो, चूंकि उसके जरिए पारदर्शिता आएगी, वक्फ की जमीनों का रजिस्ट्रेशन होगा और आम जो मुसलमान है
उनको फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मीडिया से बातचीत में और दूरदर्शन न्यूज से बातचीत में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि ये किसी की जमीन हड़पने का कानून नहीं है। सत्ता पक्ष ये चाहता है कि आम मुसलमानों का फायदा हो, उन्हें वक्फ की जमीनों का लाभ मिले, और इसलिए ये संशोधन लाया गया। और जेपीसी में जब ये कहा गया कि उस पर और विचार की जरूरत है, तो जेपीसी उस पर विचार कर रही है। हम जानते हैं कि पसमानदा समाज के लोगों को बुलाया गया था, उन्होंने इसके प्रावधानों संशोधन प्रावधानों का समर्थन किया है। तमाम अन्य मुसलमान जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो या फिर अन्य समाज के लोग, उन्होंने इसका समर्थन किया, इसके संशोधन का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने जरूर कुछ आपत्ति जताई। तो हर वर्ग से बुलाकर जेपीसी में बातचीत की जा रही है। इस तरह से एक अभियान चलाकर ईमेल या फिर बाकी जरिए से सुझाव भिजवाना विरोध में, इसके पीछे क्या कोई साजिश है, ये भी एंगल देखा जाना चाहिए। ये निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लिखा है जेपीसी चेयरमैन को। ठीक है, धनंजय गिरी जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सब प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी आपका भी। मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो अभी शैलेंद्र भी बता रहे थे कि इस तरह की कोई चिट्ठी निशिकांत दुबे ने लिखी है, सवाल यह कि ये चिट्ठी लिखने का आधार कितना बड़ा आधार बनता है, जिन बातों का हवाला निशिकांत दुबे अपनी चिट्ठी में दे रहे हैं, अगर उन्होंने ये चिट्ठी जगदम्बिका पाल जी को, जेपीसी के चेयरमैन को लिखी है तो। लाल जी, मैं एक अभी अपडेट दे रहा हूँ। दीजिए। शैलेंद्र जो बता रहे थे उससे आगे मैं एक अपडेट दे रहा हूँ। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जी। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला है कि ईदगाह के मैदान में, जो दिल्ली हाईकोर्ट के बिल्कुल करीब का है, पिछले कई वर्षों से वहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की मांग होती रही थी। और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक फ्रीडम फाइटर की मूर्ति को लगाने के लिए जी वक्फ के नाम पे कुछ लोगों ने किस तरह से आपत्ति की कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति वर्षों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि ये जमीन डीडीए की है। इस जमीन पर वक्फ का दावा कैसे बनता है जो मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है? क्या इस वक्फ को हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है रानी लक्ष्मीबाई से भी अब दिक्कत है? और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध में वक्फ के जो ये याचिका थी वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। तो आज हाईकोर्ट ने उनको जबरदस्त फटकार लगाई है और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के डीडीए को आदेश दिया है। तो एक तरह से हाईकोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है कि ये जमीन वक्फ की नहीं है और ये डीडीए की जमीन है, और वर्षों से यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाने की बात थी उसको पूरा अविलंब किया जाए। शायद वो मूर्ति लगाने की वहां पे शुरुआत भी हो गई है, काम भी स्टार्ट हो गया। तो सवाल ये है कि ऐसी इस तरह से इस वक्फ को इस रियल एस्टेट में बदलने वाला ये जो 2013 और 2009 का संशोधन था, वो इस तरह का संशोधन बना कि आप आज देख लीजिए कि दिल्ली का पिछले ही हफ्ते में दिल्ली के 6 ऐसे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, जो सैकड़ों वर्ष के पुराने मंदिर हैं, उस पे नोटिस वक्फ बोर्ड का आ गया है कि ये मंदिर वक्फ की जमीन है। तो आप इस देश में बिहार के नालंदा के सारे गांव के लोगों को वक्फ की जमीन कह के उनको नोटिस पकड़ा दिया गया। तमिलनाडु की चर्चा आप कर ही रहे थे। तो इस देश में हो क्या रहा है? और आज अगर ये ओवैसी साहब इसको अपना इलेक्शन का एजेंडा बना रहे हैं, महाराष्ट्र में उनको इलेक्शन लड़ना है, अब पूरा वो देखिए कि कैसे वो मार्च निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारे लोग जो एक पॉलिटिकल गिमिक में वक्फ बोर्ड को फंसा रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि 60,000 कंप्लेन सिर्फ मुस्लिम के तरफ से इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ आया है। ठीक है, बिल्कुल ये एक बड़ा पॉइंट है। और आप अभी हमने जैसे मुफ्ती वजाहत की भी बातें सुनवाई थी। सैयद जवाद साहब, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड की स्थापना से लेकर के उसमें समय समय पर कई संशोधन, 2013 का संशोधन अलग है, मनमोहन सरकार के दौरान, नरसिंह राव सरकार के दौरान जो संशोधन हुआ वो भी हम सब जानते हैं। स्थापना से लेकर के तमाम संशोधन में संसद जो है वो कबूल है, लेकिन अगर इस समय संशोधन कुछ हो रहा है लोगों की जायज मांगों पर, तो ये संशोधन कुछ लोगों को चुभ क्यों रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो हमारे मजहबी मामले हैं, इसमें आप कहां से आ गए? अरे यही सवाल पूछना था 2013 में कि ये हमारे मजहबी मामले हैं, कहां से आ गए आप लोग? जी लाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अभी मैं स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार महोदय
को सुन रहा था और आधी बात उन्होंने कही, आधा सत्य बताया और आधा चलिए आप पूरा कर है, दीजिए, सत्य बता दीजिए। हाँ, आधा सत्य जो है वो बड़े झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो आधे सत्य से बचना चाहिए। अब देखिए क्या है, वक्फ बोर्ड को लेकर के आज निशिकांत दुबे ने नया सवाल खड़ा किया और सवाल उल्टा जो है बूमरैंग के तरीके से अब अपनी ही सरकार पे लगेगा, जैसे कंगना सवाल कर रहा है। शायद हो सकता कंगना का कोई असर आ गया हो। अब वो ये कह रहे हैं कोई विदेशी साजिश तो नहीं। तो विदेशी अगर साजिश है तो हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? इस साजिशें जो है एलिगेशन लगाने पे हो जाता। और देखिए साहब, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं एक बात जोड़ दूं, एक बात थोड़ा सा जोड़ता हूं। निशिकांत दुबे ऐसे सांसदों में से हैं जो ऐसे और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आते हैं कि महुआ मोइत्रा जैसी सांसद की सदस्यता चली जाती है, इसलिए वो हल्की बातों को शायद लेकर नहीं आते हैं। सैयद जवाद साहब, नहीं, वो देखिए क्या है, जब भी उनसे सवाल करे जाते हैं, अब उनके बारे में बहुत कुछ बोलने को है, फिर मैं चाहता नहीं कि पर्सनली बात हो जाएगी, वो बात अलग हट करके। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो निशिकांत दुबे को जब इतने सारे मेल्स मिले, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग मुस्लिम समुदाय के जागरूक हो करके अपनी बात रख रहे हैं, और अगर विरोध में भी रख रहे हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती और फिर ये डेमोक्रेसी की इसमें जाकिर नाइक का क्या रोल है? सैयद जवाद साहब, जाकिर नाइक भी अपनी बात रख रहे हैं और रखवा रहे हैं, जाकिर नाइक जैसों का क्या रोल है इसमें? जाकिर नाइक जैसे भगोड़ों का? जाकिर नायक जिस मुल्क के अंदर हैं, उस मुल्क के जो अभी बड़े करता धरता आए हुए थे वहां के, उनसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े गले मिल रहे थे, बहुत अच्छी दोस्ती है। कान में ही कह देते कि वापस कर दो ये हमारी यहाँ आतंकी, क्योंकि हमारा तो विदेश में डंका बज रहा है ना साहब, डंका बजा बजा के हम लोग ने फाड़ दिया डंका, इतना डंका बजाया मीडिया ने भाई। कह देते कि भैया वापस दे दो, और पकड़ के कौन लाएगा? सैयद जवाद और लाल सिंह और सलाहकार या बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी। ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल हम पकड़ने नहीं जाएंगे, कानून के तहत ही पकड़ा जाएगा जाकिर नाइक को। मैं आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है जवाद साहब, सैयद जवाद साहब, आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। मैं धनंजय जी का काउंटर लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। मोदी को भी भगाते हैं। सुनिए तो जाकिर नायक ने एक बड़ा खुलासा करा। जाकिर नायक का अभी मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ समर्थक और बड़े लोग उनसे मिलने आए थे। अच्छा, कि तुम धारा 370 पे समर्थन, हाँ उन्होंने एक पॉडकास्ट में दिया कि धारा 370 पे समर्थन कर दो, हम सारी चीजें एलिगेशन लगा। अब उनको पूछना चाहिए, या तो उनको पकड़ के लाए भारत सरकार, जैसे विजय माल्या को इन्होंने पकड़ रखा है, नीरव मोदी को भी इन्होंने बहुत जोर से पकड़ रखा है। अब धनंजय गिरी जी का जवाब लेता हूँ, धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी का जवाब लेता हूँ। आपकी बातों पर आपने तमाम बातें कही हैं, धनंजय गिरी जी की पार्टी पर सीधे आरोप है, बताइए धनंजय गिरी जी। लाल सिंह जी, हकीम लुकमान के पास इसका इलाज नहीं था, ये मुल्क के वर्तमान निजाम के पास उसका इलाज है। जब सैकड़ों लाखों चिट्ठियों में नुक्ता नफस देरो जफर काफिया मीटर एक बराबर हो, एक जैसे हो, तो सवाल पैदा होता है। और मुल्क से ज्यादा मुल्क पर भरोसा कम और भगोड़े पर भरोसा ज्यादा, ये भारत के भवितव्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात कह रहे वक्त और वक्त दोनों की जरूरत है कि वो लोग जो मुल्क से ऊपर मुल्क को अपनी मिल्कियत समझने के लिए गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल करके वक्त के नाम पर संपत्तियां दबाए जा रहे हैं, वो गरीब गुरबा मुसलमान जो आम मुसलमान है, जो बेचारा गरीब है, वो चाहता है कि मुल्क को अपनी मिल्कियत मेरे बहाने पे मत समझो। और जो लोग ये समझ रहे हैं, ये मक्कारी देखिए, 147% आबादी बढ़ गई प्रॉपर्टी, कैसे बढ़ी, क्या बढ़ी भाई? और जब से इस्लाम तामिल में नहीं आया था तब का तमिलनाडु का गांव था जो आप रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। बिहार का एक गांव का दावा कर दिया गया जिसमें कोई एक मस्जिद की भी तामील नहीं हुई आज तक। वहां के आम परेशान है। तो जहां मन करे झंडा गाड़ दो, जो इकबाल ने मिली तराना लिखा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम वतन है सारा। जाकिर नाइक वाले पर जवाब दीजिए ना धनंजय जी। जाकिर नाइक वाले पर सैयद जवाद साहब ने सीधा सवाल पूछा, उस पर कुछ जवाब दीजिए। कटघरे में खींच के लाएंगे जाएंगे सारे लोग, सारा हिसाब एक दिन जिले ला ही देंगे, समझे ना? एक एक करके सारे लोग आएंगे। और जो लोग मुल्क के बाहर बैठ करके इस देश में धमाके कराते थे, कभी मुंबई धमाका, कभी एक समय थे कांग्रेस की जब लिखा रहता था संदिग्ध वस्तुओं को ना छुए, स्टेशन पे पार्क में, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं आपके पास, मैं आता हूं। सैयद जवाद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले फिरोज साहब के पास, सैयद जवाद साहब लौटता हूं।
सैयद जवाद साहब लौटता हूँ आपके पास। फिरोज साहब बिरयानी खा जाएंगे। ठीक है सैयद जवाद साहब लौटता हूँ। उन्होंने जवाब दिया है, उस पर आपको कुछ और सवाल पूछना पूछिएगा, लेकिन पहले फिरोज साहब के पास। फिरोज साहब, मैंने एक सवाल सैयद जवाद साहब से पूछा था कि देखिए ये चाहे वक्फ बोर्ड पूरा का पूरा जो बोर्ड है उसकी स्थापना हो, उसमें कई बार संशोधन हो, संसद ने ही तो किया, तो अब जब एक और संशोधन लोगों की मांग पर किया जा रहा है तो ये वाला संशोधन चुभ क्यों रहा है कुछ लोगों को? फिरोज साहब देखिए ऐसा है लाल साहब, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? बहुत ही दुरुस्त है, बोलिए सर। हाँ देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ ये वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। 1864, 1954, 1955, उससे पहले 1930, उसके बाद फिर ये आपका आप आगे आ जाइए 2013, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। और संशोधन क्यों हो रहा है मैं इसकी वजह आपको बता देता हूँ। जरूर। संशोधन इस वजह से, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, संशोधन इस वजह से हो रहा है, ये इसलिए नहीं कि मसाजिद चली जाएंगी, खानकाहें चली जाएंगी, कब्रिस्तान चले जाएंगे, जहां हमें भी एक दिन जाना है, उसमें अपने को दफन करना है, या हमारे मदरसे चले जाएंगे, हमारे उर्दू माध्यम स्कूल या ऐसी हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। हरगिज भी इस वजह से संशोधन नहीं बना है। पहली चीज, ये संशोधन इस वजह से बना है कि वक्फ बोर्ड के जितने भी ऑफिसर्स थे वो मोस्टली जो कांग्रेस की सरकार में आए हुए थे, मैं कांग्रेस को मैं कोई मुरुदे इल्जाम नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन ऐसा है, हिस्ट्री ऐसी है, जो कांग्रेस के जमाने में वक्फ बोर्ड के जितने भी ऑफिसर्स आए थे और हत्ता के जो वकील भी आए थे जो वकालत कर रहे थे इनकी केसों की, उन सब ने वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया है, अपने मकान, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने घरों को भरा है, अपनी जेबों को भरा है। और ये जो वक्फ का जो प्रॉपर्टी थी 9 लाख एकड़, ये यतामा, मसाकिन, गोरबा, जो बेचारे गरीब स्टूडेंट थे जो मेडिकल की फीस नहीं दे पाते थे, जो आर्किटेक्चर ऐसे कोर्सेज की फीस नहीं दे पाते थे, इंजीनियरिंग की, ये सब आपसे संपर्क में थोड़ी सी बाधा आ रही है। इन लोगों ने, आपसे संपर्क में थोड़ी सी बाधा आ रही है फिरोज साहब, लेकिन आपकी बातें आ गई और हमने आपकी बातें समझ ली कि ये कितना जरूरी है संशोधन। मैं इस समय सीधे रुख करता हूं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, ये खबर आ रही है कि जो शीतकालीन सत्र संसद का होना है उसके पहले हफ्ते में जेपीसी अपनी रिपोर्ट इस मामले पर दे देगी। इस बारे में क्या अपडेट मिल रही है शैलेंद्र? ये देखिए, जब जेपीसी का गठन हुआ था और तभी ये कहा गया था कि जो अगला सत्र होगा उसके पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक यानी शुक्रवार तक ये रिपोर्ट देनी है। और जिस तरह से हमने देखा है कि बैठक के बाद बैठक हुई है, लगातार अब देखें कि हर हफ्ते बैठक हो रही थी और उसमें पसमानदा समाज हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अजमेर शरीफ से प्रतिनिधि हों या तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से, मुंबई से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि और तमाम प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव रखे हैं। और देश भर से जो ईमेल के जरिए या फिर तमाम माध्यमों से सुझाव मांगे गए वो भी आ गए हैं। तो उन सब पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हालांकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि इतने ज़्यादा सुझाव आए हैं रिपोर्ट तैयार करना, इसीलिए बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है। अगर जेपीसी समय सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं मांगती है क्योंकि इतने सारे सुझाव आए हैं, तो ये कमेटी को पहले ये कहा गया था कि वो अगले सत्र के पहले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट दे दें। तो वो एक संभावित है कि जब भी सत्र होगा उसके पहले हफ्ते तक जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये तब संभव होगा जब कमेटी में ये कोई इस तरह का विचार ना आए कि समय बढ़ा दिया जाए। फिलहाल तो जिस तरह से तेजी से बैठकें हो रही है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कमेटी समय बढ़ाने की कोई मांग करेगी। ठीक है, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादा संभावना यही है कि चाहे पहले हफ्ते में शायद आ ही जाएगी। मैं आ रहा हूँ सैयद जवाद साहब, आ रहा हूँ आप ही के पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा विनोद जी की एक छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूँ। विनोद जी, अभी आपने तमाम तर्क देखे, सैयद जवाद साहब से मैंने सीधा पूछा था कि संशोधन से आपत्ति क्या है, कहाँ दिक्कत कहाँ है, क्यों ये वाला संशोधन चुभ रहा है? पहले वाले संशोधन में कोई दिक्कत नहीं थी, 2013 वाले में, उसके पहले वाले में, उसमें संसद चलेगा, सबकी भागीदारी चलेगी, लेकिन सिर्फ इसी वाले संशोधन में क्या दिक्कत है? लेकिन यही मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इसी संशोधन में कुछ लोगों को क्या दिक्कत है। विनोद जी, देखिए, उनका जवाब तो जवाब साहब का जवाब धनंजय जी देंगे और बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं धनंजय जी। मुझे उस पर कोई लेना देना नहीं है उनके सवाल का। सीधे सीधे मेरा सवाल अगर वो सुनना चाहे तो जरूर, और वो आधा सच पूरा सच ये करते हुए आएंगे तो शायद वो उनके जहन में ये बात नहीं आएगी। सीधे ये समझें कि 2006 से पहले इसी वक्फ की जो जमीनें थी वो 1.4 लाख एकड़ की ठीक है।
2009 में संशोधन जो हुआ, उस संशोधन के साथ ही, ये भी कांग्रेस की सरकार थी, याद रखिएगा, उसके साथ में जैसे ही ये संशोधन हुआ तो उस संशोधन के साथ में ये 4.7 लाख करोड़ की हो गई। और 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब ये जमीन जो है 9.5 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। ये कौन सा जादू है भाई? और ये पूरा सच है, ये आधा सच नहीं जो है। अगर ये वक्फ का नाम होता है, अल्लाह के नाम के जमीन दिया हुआ, अल्लाह को दान दिया हुआ, भारत में सारे लोगों ने अल्लाह के नाम से ये जमीन दान करके चले गए, पाकिस्तान, मलेशिया चले गए, कहां गल्फ चले गए। आज दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान है कि यहां पे सब कुछ चलता है। तो आपने वक्फ बोर्ड को जो ये यूजर्स वाला प्रोविजन 2013 में डाला, जब से तब से वो जितने भी आप फसाद देख रहे हैं कि जहां वक्फ नजर डाल दे, जहां वक्फ छड़ी डाल दे, जहां वक्फ अंगुली डाल दे, तो ताजमहल भी वक्फ का है, लाल किला भी वक्फ का है, सारी जितनी भी संपत्ति है सब वक्फ का है। तो फिर इस हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान है वो है कहां? ये हिंदुस्तान मुगल से नहीं शुरू हुआ है। ये हिंदुस्तान की जो हजारों साल की परंपरा है उसको वक्त खत्म करेगा, उसको वक्त उंगली दिखाएगा। आ रहा हूं जवाद साहब, आ रहा हूं जवाद साहब, आ रहा हूं। साल पुराना है, ये पूरा दरअसल आपकी मांग पर पूरा सच रख रहे हैं कि ये वक्त ने क्लेम किया इसलिए रजिस्ट्री नहीं होगी। आप इस देश को किस भसर में डाल रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस के और सपा के लोग यहाँ वक्त का विरोध कर रहे हैं, जी वो प्रायश्चित कर ठीक रहे हैं। है। सैयद जवाद साहब आइए। सैयद जवाद साहब, आपने पूरे सच की डिमांड की थी, पूरे डेटा पूरे फैक्ट के साथ। ये तो पूरा सच है ना कि 9.5 लाख एकड़ जमीन है, ये तो पूरा सच है। मैं साहब ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को धन्यवाद करता हूं कि इतनी जानकारी साहब आप लेकर के आते हैं और उसके बावजूद इतने मासूमी सवाल करते हैं। मुझे हैरत होती है साहब, इतने वरिष्ठ होने के बाद, इतनी उम्र होने के बाद। अच्छा जवाब सुन लीजिए, अब चेहरा बनाते हैं, आते हैं राजनीतिक विश्लेषक होके और कांग्रेस का एजेंडा चलाते हैं। सीधे सीधे बोलिए ना, आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है आपका, ये बताइए सीधे। आपके एजेंडे में और ओबीसी के एजेंडे में कोई अंतर है? अब क्यों कांग्रेसी सीधे बोलिए एमआईएम के? अरे सुनिए तो सीधे नकली चेहरा बना लेते हैं। कुछ राजनीतिक आपका मनसा होता है। काउंटर कीजिए, आप आधा सच बोल रहे थे। देखिए विनोद जी से सीधे आप काउंटर कीजिए, फैक्ट के साथ काउंटर कीजिए। सैयद जवाद साहब, आप लोग थोड़ा सा विचार अब रोकेंगे इनको वरिष्ठ पत्रकार जी को। ये देखिए, ये वरिष्ठ होने की अलामत है कि सुनना नहीं है विरोधी निकालना। सुन तो लीजिए, मेरा एजेंडा वही है। 90,000 सुनिए, 90,000 केस वक्त में है। अब जवाब तो सुन लीजिए, हो गया जवाब तो सुन लीजिए। कोई ना उसमें महाराज वरिष्ठ पत्रकार साहब, जवाब तो सुन लीजिए। 60,000 सुनने की हिम्मत नहीं है। बताइए, इसमें तो कोई मजहबी एंगल भी नहीं है। 90,000 केस में 60,000 केस अगर मुस्लिम भाइयों ने ही ठोक रखा है, मुसलमानों ने ही ठोक रखा है, 60,000 केस 2/3, तो इसमें तो कोई मजहबी एंगल भी नहीं है। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार साहब को मैं बता दे रहा हूँ, मेरा एजेंडा वो है जो आपका एजेंडा नहीं है। आपका एजेंडा बीजेपी आरएसएस का हो सकता, मेरा नहीं। अच्छा, सवाल करा है तो आपका एजेंडा जाकिर नाइक के एजेंडा से क्यों मिलता है? बीजेपी पे आना है। आपका एजेंडा जाकिर नाइक के एजेंडा से मेल क्यों खाता है? सेम पेज पर क्यों है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान की तरह? क्योंकि हमने कभी आईएसआई को हिंदुस्तान में थोड़ी ना बुला है कि बम ब्लास्ट हो गया, आईएसआई को बुला दो। मनमोहन सिंह थोड़ी ना गए थे बिरयानी खाने के लिए, न नवाज शरीफ की मां के लिए। धनंजय जी का काउंटर, धनंजय जी का काउंटर। ठीक है धनंजय जी, जो संपत्ति के बारे में बोला है, जो संपत्ति के बारे में जवाब तो लेंगे, संपत्ति कैसे हुई? 30 सेकंड दे दीजिए, मैं बताते रहा। आप कहते हैं कांग्रेस ने कुछ ज्यादा नहीं किया। धनंजय गिरी जी, इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है जितनी पाकिस्तान के पास नहीं है। आप कहते हैं फिर भी कांग्रेस ने कुछ ज्यादा नहीं किया। क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग हुई है। जमीन में आती है चीजें। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, अच्छा ये बताइए, वक्फ बोर्ड में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वक्फ बोर्ड नहीं था क्या? आपकी मदद की जरूरत है। सोनिया गांधी दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद को
नहीं किया। फिर मौलाना कांग्रेस धनंजय गिरी ने की दूंगा मैं। देश के धर्म के देखिए नाम पर मौलाना धनंजय गिरी साहब, धर्म के नाम पर मौलाना आपने धनंजय गिरी साहब ये समझ और सबसे लीजिए बड़ी कि समस्या क्या जब है? माननीय प्रधानमंत्री जी ये गुजरात के चीफ मुनासिब और मिनिस्टर थे बदकारी की बात तब वक्फ करते हैं बोर्ड कि नहीं था जमीन क्या? आई किसने? वक्फ बोर्ड के किसने चेयरमैन दी? किसको क्या बनाया था? रूल वो तो है? सरकार क्या का लॉ ऑफिस है? होते हैं ना। इसमें तो ये जो नहीं है कि जो आपने जो अपनी मदरसा मेहनत बोर्ड से के कमाई चेयरमैन है, होंगे, वही वक्फ जमीन बोर्ड के आपको ठीक चेयरमैन है, होंगे, ठीक वो है, तो ठीक है। सरकार के एक पास बड़ी जाती भाई। एक बड़ी बात जो चिंता पैदा करती है कि चाहे सीए कानून की बात हो, चाहे 3 तलाक पर कानून की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन कानून की बात हो, ये भगोड़ा जाकिर नायक कहां से आ जाता है और उसके एजेंडे पर कुछ लोग यहां कैसे खेलने लगते हैं, कैसे खेलने लगते हैं? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है ये। इस पर हम लोग वक्फ बोर्ड वाले संशोधन कानून पर जो कुछ चल रहा है इस पर आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। आज अब समय की कमी है, आज समय की कमी है बहुत बहुत। फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र मिश्रा आपका, सैयद जवाद साहब, विनोद जी आपका शुक्रिया और धनंजय गिरी जी आपका भी शुक्रिया और साथ में फिरोज साहब भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां अच्छी खबर है, जमहूरियत का जश्न हो रहा है। दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग चल रही है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अब चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और 1 बजे तक की खबर है फिलहाल 37% के आसपास मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में दरअसल 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर पूरे उत्साह के साथ वोटिंग चल रही है। कभी अलगाववाद से प्रभावित रहे इलाकों में भी आज जमहूरियत की गूंज रही है जम्मू कश्मीर में, और वहां पर आम मतदाताओं में अपने उम्मीदवारों को लेकर जबरदस्त रुझान देखा जा रहा है। आज के मतदान में 3 जिले जम्मू डिवीजन से हैं और 3 जिले कश्मीर घाटी के भी शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवारों की बात कर लीजिए तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद